सागर सिर्फ उसका है, ऐसा विश्वास था वसुधा को कि सरिता की यादों को सागर के जीवन से निकाल देगी वह, लेकिन सागर था कि वसुधा में ही सरिता को ढूंढ रहा था, जो वसुधा को नागवार गुजर रहा था। आज रह कर वह हाथों की लकीरें देख रही है। देख क्या रही है, बल्कि घूर रही है। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात उसे अच्छी तरह से याद है, जब सागर की लकीरों संग अपनी लकीरें मैच करती खिलखिला उठी थी। कैसे हर बात पर इतना हंस लेती हो। कनक कनक तै सौगुनो मादकता अधिकाय, उही खाइन बोराय जग ही पाइन ही बोराय। नहीं सुना है क्या ये दोहा? जो सोचा भी न हो वह आंचल में आ गिरे, तो खुशी से पागल न होऊं तो क्या करूं। इतना चाहती थी तो तब क्यों न मिली। तुम जर्मनी चले गए और लंबे लंबे समय तक न चिट्ठी न फोन। पापा ने मेरी एकतरफा जिद समझा कहीं और थमा दिया। और तुम तो मुझे इष्ट मानती थी, तुम कैसे बदल गईं? कहाँ बदली, युग कन्यादान का था, दान से कौन पूछता है, उसकी मर्जी क्या है। स्ट्रेंज ही था। एक स्ट्रेंजर के साथ विदा हुई। घर वाले पीछा छुड़ा कर काफी खुश थे। खैर, तुम अपने बारे में बताओ। मेरी जिंदगी तो खुली किताब की मानिंद रही। जर्मनी से लौटा तो तुम मिली नहीं। तुम्हारे मेरे प्यार की बात जानते हुए भी जिस लड़की ने विवाह के लिए हामी भरी वह मन के अंतरंग में समाती चली गई। पर तुम तो मेरे थे, सिर्फ मेरे। तुम किसी और के कैसे? उसका जादू चल गया था। ये सुनते ही एक नारी सुलभ ईर्ष्या ने जैसे तनमन में आग लगा दी थी। कौन कहता है वक्त के साथ सब बदल जाता है, वह तो नहीं बदली। ठीक है, अगर सरिता ने खुद को समर्पित कर दिया तो क्या हुआ, वो प्रेयसी है और प्रेयसी का कद पत्नी से बड़ा होता है। 45 साल की उम्र में भी वो 15 वर्षीय किशोरी सी चहक उठी। सागर ने उसे ठीक से देखा कहाँ है। ये ख्याल उसके रूपगर्विता स्वभाव को विकृत कर रहा था। इस समय सरिता एक अवसरवादी नारी नजर आ रही थी। अरे, विदेश से पैसे लेकर लौटे शख्स से तो कोई भी प्यार कर सकता है। उसने तो उस वक्त मोहब्बत की जब सागर कुछ भी न था। सागर ने सरिता का समर्पण देखा है, उसका नहीं। जब वह खुद को समर्पित करेगी, वह सरिता को पक्का भूल जाएगा, ये सोचकर वह मिलती रही। इतने सालों बाद सागर को पाकर बावरी हो गई थी। इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि बेटे के फोन ने तंद्रा तोड़ दी। माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप इस उम्र में डेटिंग कर रही हैं। ना बाबा, डेटिंग कैसे? अरे, कॉलेज के कुछ दोस्तों संग घूमने निकली थी। वैसे तू झसे किसने कहा? अरे, आपका फोन ऑफ था तो नितिन को किया था। उसने ही बताया कि आप कुछ दिनों से शाम को घर पर नहीं मिलती, अक्सर ताला लटका होता है। ओह, तो बेटे के ससुरालियों ने चुगली लगाई है। ठीक है, जब बात खुल गई तो यही सही। अब वह अपनी भड़ास भी निकाल कर रहेगी। हाँ, तो तुम्हारे फोन के इंतजार में कब तक बैठी रहूं? पहले रोज बात होती थी, पर अब हफ्ते में एक बार बात होती है। बाकी के 6 दिन मैं क्या करूं? एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए। वह भी दिखावा है बेटे। तुम्हारे पापा के जाने के बाद हर चीज से मन भर गया है। जिंदगी को दोस्तों संग गुजारना चाहती हूँ। आपको जैसा ठीक लगे। माँ, संवित ने कह तो दिया, पर उसकी बातों ने वसुधा के जीवन के तार हिला दिए। कभी जो ताने बाहर वाले देते थे वह अब खुद का जना दे रहा था, जबकि इसे पालने में उसने अपनी पूरी जवानी ऐसे ही गुजार दी। कभी वह और आकाश एक छत के नीचे सुकून से न रह सके। दोनों का स्वभाव उनके नाम के अनुरूप ही विपरीत जो था। वसुधा शांत थी, बस अपने काम से काम रखती, जबकि आकाश अपने अलावा सबके मामले में घुसने की आदत से मजबूर था। वसुधा जब भी उसे टोकती, उस पर ही बिफर पड़ता। कभी भी तो कई दिनों तक दोनों में बातचीत तक न होती।
जवानी तो फिर भी एक दूसरे संग समझौते करा देती है, पर उम्र बढ़ने के साथ दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। असली स्वभाव तो दूसरी पारी में नजर आता है। शराब व शबाब का शौकीन आकाश अधिक जी न सका। पहले एक किडनी खराब हुई, फिर दूसरी। एक बार अस्पताल का चक्कर लगा तो लगता ही चला गया। वसुधा यंत्रवत अस्पताल जाती आती, मगर वह नहीं कर पाती जो आकाश उससे उम्मीद करता। शायद दोनों एक दूसरे के लिए बने ही न थे। माता पिता के दबाव में आकर जिस विवाह को अंजाम दिया था, आखिरकार उसका अंत भी उतना ही बुरा हुआ। आकाश ने शुरू के 10 साल पत्नी को अपने अनुकूल ढालने में और बाद के 10 बरस पत्नी को न जीत पाने के गम को शराब में डुबो कर निकाले। नतीजतन शराब ने उसे लील लिया। संवित को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला तो उसने खुद को पढ़ाई में लगा दिया। पिता के जाने से उसके जीवन पर खास प्रभाव न पड़ा। उसने अपने होशोहवास में कभी माँ बाप को साथ खुश न देखा था। कुल मिलाकर वह असफल विवाह की पैदाइश था। तभी तो घर से एक बार गया तो वापस आया ही नहीं। अपने अभिभावकों से ऊबकर उसने कभी विवाह न करने का फैसला कर लिया था। मगर भला हो सारा का, जिसने उसका मन बदल दिया और वे परिणय सूत्र में बंध गए। अब पति पत्नी दोनों विदेश में जा बसे थे। साल 2 साल में एक बार आते तो वसुधा के हिस्से 1 हफ्ता ही आता। फिर सारा अपने परिवार के साथ घूमने निकल जाती। ऐसे में वसुधा के लिए मन में भरते खालीपन को भरना जटिल होता जा रहा था। आखिरकार उसने नौकरी करने का फैसला किया। सवाल ये था कि रिटायरमेंट की उम्र में उसे कैसी नौकरी करनी चाहिए। साहित्य में उसका विशेष रुझान था। नजदीकी अखबार के दफ्तर चली गई। इन सालों में सब कुछ कितना बदल गया ना। बुदबुदाती हुई खबर आजकल अखबार के चमकदार ऑफिस में घुसी। सामने से रेहान आता दिख गया। वसुधा, तुम? आप कौन? कम ऑन, यह न कहना कि पहचाना नहीं। माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। एक कॉफी साथ पी सकते हैं? श्योर। और वे कैंटीन में जा बैठे। वसुधा बार बार घड़ी देख रही थी और वह उसे घड़ी देखते हुए देख रहा था। बार बार घड़ी देखने से घड़ी दौड़ेगी नहीं। मगर तुम तो तुम ही हो, हमेशा जल्दी में। वह दिन याद है जब तुम्हें घर जाने की जल्दी थी और सागर कॉफी पीने में देर लगा रहा था। रेहान भैया, पहचान लिया न? उस दिन वसुधा को न केवल अखबार में आध्यात्मिक कॉलम लिखने का काम मिल गया, बल्कि पुराने बिछड़े दोस्त भी मिल गए। अब वो घर के काम निपटाकर अक्सर ऑफिस में आ बैठती। रेहान का ही अखबार था तो हफ्ते 2 हफ्ते में आर्टिकल छप ही जाता। ज्यादातर उसके सामने चुप ही रहते। ऐसे ही एक दिन उसने पूछ ही लिया, भैया सागर कहाँ है? तुम्हारी शादी के बाद परेशान था। तभी उसके घर वालों ने उसकी भी शादी करा दी। मगर पत्नी कुछ ही सालों बाद चल बसी। ओह, और बच्चे? एक बेटी है जो शादी करके सेटल हो गई है। सागर क्या करता है? जर्मनी से लौटा तो मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाने लगा। मगर सरिता के बाद दुनियादारी से दूर अपने आप में गुमसुम रहता है। एक फार्म हाउस में ऑर्गेनिक खेती करता है। अच्छा, कहकर घर आ गई। सागर के दुख के आगे अपना दुख कुछ भी नहीं लग रहा था। एक एक कर उसे सारी बातें याद हो आईं। कैसे दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार थे। कहीं और बंधने की सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन उसके पिता अपने बचपन के मित्र के बेटे से विवाह तय कर आए और उसकी एक नहीं सुनी गई। विवाह क्या था? व्यापार था, बिजनेस चलाने का समझौता था। जबरन हुए विवाह में बेटी की उदासी देख उन्हें अंदर ही अंदर अफसोस होने लगा। अपने ही अपराधबोध में उसके माता पिता अधिक दिन न जी सके और वसुधा दुनिया में अकेली रह गई। मगर इतने सालों बाद सागर अकेला क्यों है? दोनों के जीवन का एकाकीपन बेवजह तो नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे प्रकृति का इशारा है।
शायद उन्हें दोबारा जीने का अवसर मिला है। ये ख्याल आते ही शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, एक कंपन सा महसूस हुआ और एक झटके से जैसे युवा अवस्था में लौट आई हुआ। उस रोज ही रेहान से सागर का फोन नंबर लिया और दोनों खूब बातें करने लगे, मानो जवानी जाते जाते रास्ता भूल कर लौट आए। कभी जो दिन रात साथ होने का सपना देखते थे वे अब शाम के साथ ही थे। आए दिन डेटिंग करने लगे। शायद उन्हें साथ देख कर ही नितिन ने चुगली की थी, इश्क और मुश्क छिपाए कब छिपते हैं। दोनों के मिलने जुलने की बात बच्चों को पता लगी तो उन्होंने विवाह बंधन में बंधने की सलाह दी। इस बात पर वसुधा कितनी खुश थी। कभी साथ सेल्फी लेती तो कभी हाथों की लकीरें निहारती। जीवन संध्या में ही सही, उसे उसका प्यार वापस मिल रहा था। सागर भी खुश था। दोनों की खुशी अपने ढंग की अनोखी थी। बच्चों की रजामंदी से उन्होंने शादी कर ली। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें प्यार नसीब होता है और कितने कम लोग अपने बिछड़े यार से मिल पाते हैं। सागर से मिलते ही दिल धड़का था, मगर यह क्या, एक हफ्ते में ही वह वापस अपने घर क्यों आ गई। उसकी पड़ोसन शैली जब उसके पास गई तो उसने उसे बताया, शादी की पहली सुबह जब साथ चाय पी रहे थे, पता है वसु, इस घर में 20 साल बाद चाय बनी है। अच्छा, तुम क्या पीते थे? सीधे ऑफिस निकल जाता था और कुछ बाहर का खाकर कॉफी पी लेता। वो कभी खुश होकर अपने एल्बम दिखाता तो कभी पुरानी यादें साझा करता। हर शय में सरिता मौजूद थी। ये सब देख वह बहुत जल्द व्याकुल होने लगी। वह जहां अपने प्रेम को पाकर निहाल थी वहीं उसका प्रेमी उसमें किसी और का अक्स ढूंढ रहा था। दो प्रेम के प्यासे अलग किस्म की आग में जल रहे थे। पहले पहल उसने दिल बड़ा कर सागर की मनोदशा को समझने का प्रयास किया ताकि उसे दुख से बाहर निकाल सके। कभी उसके अनुरोध पर सरिता की साड़ियां पहनती तो कभी उसकी ही तरह के स्वांग रचती। ये सब करती सागर के मन में उतर ही रही थी कि एक अलग घटना घट गई। एक स्वाभाविक मासूमियत के तहत सागर के बाहुपाश में समाई थी कि भावावेश में उसकी लटों से खेलता हुआ वह उसे सरिता कहकर पुकार उठा। एक सती के लिए प्रेम और छद्म में भेद करना कठिन तो नहीं। उस रात के बाद कई रातों तक सो न सकी। उसे एहसास हो गया कि जिस साए के पीछे वह सारी उम्र भागती रही, कभी सुकून के 2 पल भी जी न सकी, वह शख्स दरअसल उसका था ही नहीं। सागर तो कब का सरिता का हो चुका था। अब उसके साथ जीना अपने दुख को बढ़ाना है, तिल तिल कर मरना है। इससे तो अच्छा होता कि उससे मिली ही न होती। कम से कम प्यार पर यकीन बना रह जाता। शैली जो उम्र में उससे बड़ी थी, उसने उसके हाथ पकड़कर कहा, जो चीज खो जाती है, याद आती है। तुम अपना बेस बनाओ। सागर वास्तव में तुम्हारा है। एक बार तुम्हारे दूर होने ने उसके पौरुष को ललकारा है, इसलिए दोबारा जुड़ने में हिचकिचा रहा है। अपने रिश्ते को थोड़ा समय दो वसुधा। एक बार उसकी पूरी व्यथा कथा सुन लो। सरिता के साथ बिताए 10 वर्ष तुम्हारे सुदीर्घ प्रेम पर भारी नहीं पड़ेंगे। सरिता को वसुधा का सागर मिला और उसने वसुधा के साथ उसे स्वीकार किया। तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हो, तभी साथ हो। याद रखो, प्रेम में वह ताकत है जो टूटे को जोड़ सकती है। तुम सागर को समेट लो, सरिता स्वयं सिमट जाएगी। जाओ, अपने सागर के प्रेम में गोते लगाओ। इस अधूरे जीवन को मुकम्मल बनाओ। शैली की बातों ने जैसे काले डरावने मेघों को भगा दिया और वह पूरे उत्साह से जीवन की सांझ में आए साजन के आलिंगन को निकल पड़ी।